मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए पार्ट 3 हिस्ट्री में पेपर फर्स्ट, इसके अंतर्गत महाराणा कुंभा और मालवा के बीच कैसे संबंध थे, क्षेत्रीय शक्तियों के अभ्युदय के अंतर्गत ही महाराणा कुंभा और इनका पड़ोसी क्षेत्रों के साथ संबंध, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे। तो कुंभा के मालवा के साथ संघर्ष के क्या कारण थे, थोड़ा सा हम इसमें पृष्ठभूमि को देखना चाहेंगे। कुंभा ने जिस समय राज्यारोहण किया था 1433 ईस्वी में उनके पिता की हत्या हो गई थी और उस हत्या के बाद वो उस समय अल्पायु के ही थे। उनको यहाँ के मेवाड़ के सामंतों ने शासक घोषित कर दिया था। तो राज्यारोहण के समय में दो तरह की कठिनाइयाँ उनके सामने थी, आंतरिक कठिनाइयाँ और बाह्य कठिनाइयाँ। आंतरिक कठिनाइयों के बारे में हमने बताया था पिछले अध्याय में कि कुंभा के पिता की हत्या जो हुई थी, उन हत्यारों का बदला लेना था और जो किसी समय मेवाड़ को कर देने वाले सामंत थे, उनसे उन्हें वापस से कर वगैरह लेना था और कुछ क्षेत्र अल्पायु का लाभ उठाकर इन्होंने छीन लिए थे, उन्हें पुनः जीतना था। और साथ ही कुंभा चूँकि महत्वाकांक्षी था तो अपने आंतरिक राज्य को भी वो सुदृढ़ करना चाहता था। तो इस तरह से आंतरिक कठिनाइयों से उभरने के बाद जो दूसरी कठिनाई या समस्या उसके सामने थी, वो थी मोगल के समय में मालवा, गुजरात और नागौर के जो मुस्लिम शासक थे, इन्होंने मेवाड़ के क्षेत्रों को हड़पना या हथियाना शुरू कर दिया था। तो पड़ोसी शासकों के साथ साथ पड़ोसी राजपूत शासकों ने भी उनकी अव्यस्तता का लाभ उठाकर मेवाड़ के क्षेत्रों को हड़पना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि कुंभा के मालवा के साथ संघर्ष के क्या कारण थे। मालवा और गुजरात दोनों ने ही ये हड़पने शुरू किए थे, तो इनके बीच में संघर्ष का कारण क्या रहा था। संघर्ष के प्रमुख कारणों में जैसा कि हमने यहाँ पर 5 बिंदु दिए हैं। संघर्ष का पहला कारण इनके बीच में रहा है दोनों ही शासकों की विस्तारवादी नीति। दोनों ही शासकों की विस्तारवादी नीति एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि दोनों में से कोई भी एक महत्वाकांक्षी नहीं होगा, साम्राज्यवादी नीति का पोषक नहीं होगा, तो संघर्ष नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा का जो सुल्तान था महमूद खलजी, दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही राज्य विस्तार की नीति चाहते थे, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। और इन सब के पीछे जो कारण था वो थी दिल्ली सल्तनत का कमज़ोर हो जाना। यदि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता निर्बल नहीं होती तो क्षेत्रीय शासकों के बीच में भी कभी संघर्ष नहीं होता। लेकिन दिल्ली की सत्ता कमज़ोर होने की वजह से क्षेत्रीय शासक अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाह रहे थे और उसी क्रम में हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा, मालवा का सुल्तान, ये दोनों ही राज्य विस्तारवादी नीति के समर्थक थे। तो दोनों ही संघर्ष विस्तार करना चाहते हैं और ये दोनों ही विस्तार करना चाहते हैं, तो पड़ोस में ही सबसे पहले विस्तार होगा और इसीलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष निश्चित था। तो मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजोलिया, डूंगरपुर, बदनौर आदि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें दोनों ही अपने अधिकार में रखना चाहते थे और ऐसी स्थिति में दोनों में निरंतर संघर्ष चलता भी रहा। कभी कोई क्षेत्र किसी के अधिकार में चला जाता था तो कुछ दिनों बाद फिर वो पुनः
उस क्षेत्र को हथिया लेता था, अधिकार कर लेता था। तो इस दृष्टि से महमूद खिलजी तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चित्तौड़ दुर्ग को भी जीतना चाहता था। तो संघर्ष का कारण दोनों की महत्वाकांक्षाएं थी और दोनों ही शासकों की राज्य विस्तारवादी नीति थी। दूसरा कारण कुंभा का मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कुंभा भी विस्तार चाहते थे और मालवा की राजनीति भी उस समय उनके अनुकूल थी। 1435 ईस्वी में मालवा का जो सुल्तान था होशंग शाह, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ अव्यवस्था फैल गई थी और इसका लाभ उठाकर होशंग शाह के एक मंत्री महमूद खिलजी ने मालवा की गद्दी हथिया ली थी। परंतु अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा गुजरात के सुल्तान के आक्रमण से मालवा को बचाने में उसे कुछ समय लग गया था। इसी बीच होशंग शाह का एक पुत्र, वहाँ के सुल्तान का जो होशंग शाह था इसकी मृत्यु हो गई थी, उसका पुत्र उमर खां, वो पहले मालवा से भागकर गुजरात गया, लेकिन वहाँ जब उसकी दाल नहीं गली तो फिर वो कुंभा के दरबार में पहुँचा। तो कुंभा भी चूँकि महत्वाकांक्षी था और परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना चाहता था और इसलिए उन्होंने मेवाड़ की तरफ से सैनिक सहायता का आश्वासन दिया। मेवाड़ से जो सैनिक सहायता मिली उससे उमर खां सारंगपुर का युद्ध जीतने में सफल हो गया और इस सफलता के बाद मेवाड़ की सेनाएं वापस लौट आई थी। उसके लौटते ही महमूद खां ने सारंगपुर पर आक्रमण करके पुनः जीत लिया और उमर खां उस युद्ध में मारा गया। तो महमूद खां महाराणा कुंभा की इस कार्यवाही को कभी नहीं भूल पाया था और वह कुंभा का शत्रु बन गया था। महमूद खां मतलब महमूद खिलजी। तो इस तरह से महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में संघर्ष का दूसरा कारण कुंभा द्वारा मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप करना था। तीसरा संघर्ष का कारण था मालवा का सुल्तान कुंभा के विरोधियों को शरण देना। तो मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, वो भी कुंभा के विरोधी या जो असंतुष्ट थे, संबंधी थे, सरदार थे, उनको अपने दरबार में आश्रय देता रहता था। तो जैसे उसके पिता के हत्यारों में चाचा और मेरा तो मारे गए थे, लेकिन उनके जो पुत्र थे अक्का और उसका जो अन्य जो थे महपा पवान, इनको इन्होंने मालवा के सुल्तान ने मालवा में शरण दे दी थी। कुंभा ने जब सुल्तान से अपने पिता के हत्यारों को सौंपने की मांग की तो उसने इनकी मांग को ठुकरा दिया और इसी तरह से कुंभा का जो छोटा भाई था उसने भी कुछ समय बाद में अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसने बड़ी सादड़ी पर अधिकार जमा लिया था और जब मेवाड़ की सेना उसने वहाँ से उन्होंने भगाया तो वह भी भागकर महमूद खिलजी के पास मालवा के दरबार में पहुँच गया था। तो इस प्रकार मालवा और मेवाड़ दोनों ही एक दूसरे के विरोधी सरदारों के आश्रय स्थल बन गए थे और इससे दोनों राज्यों के शासकों में एक दूसरे के प्रति शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। तो संघर्ष का तीसरा कारण भी स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे के विरोधियों को अपने यहाँ पर शरण दे रहे थे और हस्तक्षेप कर रहे थे। इन प्रमुख कारणों की वजह से संघर्ष की शुरुआत हुई और हरविलास शारदा का और कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 1440 ईस्वी के पूर्व महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच 5 बार युद्ध हुए और 5 बार महमूद खिलजी पराजित हुआ। नैन्सी और श्यामल दास, इनका भी मानना है कि
कि सारंगपुर के युद्ध में महमूद खलजी को बंदी बना लिया गया। उसे 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा गया और उसके बाद उसको रिहा कर दिया गया था। कर्नल टॉड, ओझा, हरविलास, शारदा, इन विद्वानों ने कुंभा की इस उदारवादी नीति को एक बहुत बड़ी भूल भी बताया है। अब मालवा जैसे दूरस्थ राज्य को लंबे समय तक अपने अधिकार में रखना आदि क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से कुंभा ने उसे छोड़ा था। इन सारी स्थिति को देखते हुए कुंभा की ये नीति, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसकी उदारता और स्वाभिमान और दूरदर्शिता की परिचायक कही जा सकती है। 1437 ईस्वी में लड़े गए सारंगपुर के युद्ध का विवरण और महमूद खलजी कभी भी बंदी अवस्था में चित्तौड़ नहीं रहा, ऐसा भी कुछ मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ का ये मानना है कि ये हमेशा आवश्यक नहीं कि मुस्लिम इतिहासकार जब किसी घटना को दें तभी उसकी मान्यता हो। अबुल फजल ने भी इस घटना का उल्लेख अपने रचना में किया है और जिसकी पुष्टि नैन्सी की ख्यात से भी होती है। नैन्सी की ख्यात का वर्णन भी किसी न किसी परंपरागत मान्यता पर आधारित है। डॉक्टर शर्मा नैन्सी की अनेक बातों को गलत प्रमाणित कर चुके हैं और इस आधार पर 1437 से 1440 के मध्य महमूद खलजी मालवा में ही रहा, ऐसा कई ऐतिहासिक साधनों से प्रमाणित भी किया जा चुका है। तो इस प्रकार ये भी सत्य नहीं है कि सारंगपुर के युद्ध में महमूद खलजी पर विजय की स्मृति में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। इस संबंध में हमें उपेंद्र नाथ डे का ऐसा मानना है कि कीर्ति स्तंभ के निर्माण और सारंगपुर के युद्ध में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का युद्ध लड़ा ही नहीं गया। 1440 ईस्वी तक न तो राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खलजी पर आक्रमण किया और न ही महमूद खलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। चारण साहित्य में भ्रमवश राणा सांगा द्वारा बंदी बनाए गए महमूद खलजी सेकंड को महमूद खलजी प्रथम समझ लिया गया और श्यामल दास और शारदा ने भी भ्रमवश उनके वृत्तांतों को सही मान लिया। तो इस प्रकार दोनों के प्रारंभ में आंतरिक विद्रोह और समस्याओं का सामना करना था, अतः दोनों के पास एक दूसरे पर आक्रमण करने का समय नहीं था। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। इस समय चुंडा और उसके भाई तथा महपा और अक्का मालवा के सुल्तान की सेवा में थे। फिर सारंगपुर के युद्ध में किसी भी ख्यातकार ने उनकी भूमिका का उल्लेख नहीं किया है। 1442 ईस्वी में मेवाड़ को मालवा की सैन्य शक्ति का दबाव सहन करना पड़ा। इस समय तक कुंभा का विद्रोही भाई खेमकरण महमूद खलजी के आश्रय में पहुंच चुका था। उसकी उपस्थिति में मालवा की सेना को काफ़ी सहायता मिलने की आशा थी। इसके अलावा इस समय तक गुजरात के सुल्तान अहमद शाह की मृत्यु भी हो चुकी थी, अतः महमूद खलजी को गुजरात की ओर से मालवा पर आक्रमण का भय नहीं था। तो बाह्य संकट से मुक्ति का आभास मिलते ही महमूद खलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया होगा और मालवा के जो वृत्तांत मिलते हैं उससे ये ज्ञात होता है कि 1442 ईस्वी को उसने मालवा से प्रस्थान किया था। उसका जो उद्देश्य था मेवाड़ के शक्तिशाली दुर्ग कुंभलगढ़ को हस्तगत करना था। राणा कुंभा ने कुछ समय पूर्व इस दुर्ग का मरम्मत वगैरह कराई थी। महमूद खलजी इस दुर्ग को हस्तगत करने में असफल रहा। कुंभलगढ़ लेने में असफल रहने से सुल्तान ने फिर अपनी सेना को चित्तौड़ की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसने अपनी
उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग को महाराणा कुंभा का मार्ग रोकने के लिए भेजा गया और दूसरे भाग को उन्होंने चित्तौड़ का काम सौंप दिया था। इस प्रकार इसी समय महमूद खलजी को सूचना मिली कि उसके पिता आजम का मंदसौर के निकट उनकी मृत्यु हो गई है। तो महमूद खलजी को मंदसौर जाना पड़ा और कुछ दिनों वहाँ रहकर वापस वो चित्तौड़ के लिए आया था। इन वृत्तांतों के अनुसार कुंभा ने रात्रि में सुल्तान के शिविर पर अचानक आक्रमण किया और ये हमला अनिर्णायक रहा। संभवतः गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि वर्षा ऋतु के आ जाने से मेवाड़ जैसे पहाड़ी भाग से आक्रमण करना कठिन समझकर महमूद खिलजी लौट गया। यही अधिक सही प्रतीत होता है। लौटती हुई मुस्लिम सेना का कुंभा ने मेवाड़ की सीमा तक पीछा किया, जिसमें दोनों ही पक्षों को हानि उठानी पड़ी। फिर भी दोनों ने अपनी अपनी विजयों का उल्लेख किया है। इसमें संदेह नहीं, कुंभा का पलड़ा भारी रहा, अन्यथा सुल्तान महमूद खलजी को मेवाड़ से वापस नहीं लौटना पड़ता। सुल्तान को इस संघर्ष से कुंभा की शक्ति का आभास भी हो गया और उसने सोचा कि भविष्य में यदि कुंभा से लड़ने की कभी दिक्कत हुई या ऐसे कोई आशंका हुई तो पहले अन्य छोटे छोटे राजपूत राज्यों को जीतना अधिक लाभप्रद रहेगा। कुंभा को अपनी सीमांत सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का ज्ञान हो गया था और उसने भी इस कमी को दूर करने की ओर ध्यान दे दिया। संघर्ष का प्रारंभ हो चुका था। इसी क्रम में अगला गागरोन पर सुल्तान का अधिकार होना। यहाँ पर खींची राजपूतों का शासन था, तो मालवा के सुल्तान ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया था। खींचियों ने महाराणा कुंभा से सहायता मांगी। ये आपस में रिश्तेदार भी थे। वहाँ का जो राजा था अचलदास खींची कुंभा का बहनोई था। राणा मोकल के शासनकाल में होशंग शाह के आक्रमण के समय वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद गागरोन पर मालवा का अधिकार हो गया था और मेवाड़ की सैनिक सहायता से गागरोन को पुनः अचलदास के लड़के को वापस दिलवा दिया गया था। इस समय महमूद खलजी अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण गागरोन की पुनर्विजय के लिए कोई कदम नहीं उठा पाया था, परंतु मेवाड़ अभियान से वापस लौटने के बाद 1444 ईस्वी में उसने गागरोन पर आक्रमण किया। कुंभा ने गागरोन की सहायता के लिए एक सेना भेजी और इस युद्ध में जो अचलदास का लड़का था पालहन सिंह, वो भी लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी मृत्यु के बाद गागरोन पर महमूद खलजी का अधिकार हो गया था। गागरोन मेवाड़ राज्य का एक अभिन्न अंग भी नहीं था, परंतु ये एक प्रकार से मेवाड़ का आश्रित क्षेत्र था और उसकी पूर्वी सीमा का प्रहरी भी ये था। महमूद खलजी की विजय के परिणाम स्वरूप अब गागरोन मालवा की सीमांत चौकी बन गया था, जिसे आधार बनाकर मालवा के सुल्तान को मेवाड़ राज्य में घुसपैठ करने का अवसर मिल गया था। इस दृष्टि से गागरोन पर महमूद खलजी का अधिकार हो जाना कुंभा के लिए भी घातक सिद्ध हो गया था। मांडलगढ़ पर अगला आक्रमण सुल्तान का में मिलता है। महमूद खलजी का मुख्य उद्देश्य जो था, मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर जो स्थित मांडलगढ़ दुर्ग था उसको भी हथियाना चाहता था। कुंभा ने इस दुर्ग को 1435-36 के बीच में बेरीसाल हाड़ा से जीता था। गागरोन की विजय से उत्साहित होकर महमूद खलजी ने मालवा का मार्ग न पकड़कर सीधे मांडलगढ़ की तरफ आक्रमण कर दिया। कुंभा ने मांडलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा का उचित प्रबंध कर रखा था
और इसलिए फिर महमूद खलजी को वहाँ से किसी तरह से सफलता नहीं मिली थी और निराश होकर उसको वापस लौटना पड़ा था। फारसी वृत्तांतों में राणा कुंभा द्वारा 1 लाख से 10 लाख टके देने और महमूद खलजी से वापस लौटने का उल्लेख मिलता है, जो कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। संभवतः आक्रमणकारी सेना को मेवाड़ी क्षेत्रों की लूटमार से कुछ धन प्राप्त हुआ हो और इसी प्रकार इस अवसर पर कुंभा की जीत की बात भी नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि कुंभा ने अपने दुर्गों की उचित व्यवस्था कर रखी थी और छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा शत्रु को वापस लौटने के लिए विवश कर दिया था। 1440 ईस्वी में महमूद खलजी ने मांडलगढ़ पर दूसरी बार आक्रमण किया और इस बार वे मालवा से सीधे रणथंभौर गया, जो समय उसी के अधिकार में था। रणथंभौर से वे मांडलगढ़ की तरफ बढ़ा और कुछ दिनों के संघर्ष तथा आसपास के क्षेत्रों की लूट खसोट के बाद वो वापस लौट आया था। तो दोनों पक्षों के इतिहासकारों ने अपने अपने शासकों की विजय का उल्लेख किया है, जो किसी भी आधार पर सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि दोनों पक्षों के मध्य एक भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। महमूद खलजी मांडलगढ़ को लेने में कभी सफल नहीं हो पाया और कुंभा महमूद खलजी को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। इस दृष्टि से दोनों ही बराबर रहे हैं। इसी तरह से अजमेर को लेकर भी इनके बीच में संघर्ष की बात हमें मिलती है। मांडलगढ़ पर मालवा का अजमेर विजय से उत्साहित जब वो हो गया था महमूद खलजी, तो 1456 ईस्वी में पुनः इसने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया और इस समय कुंभा जो था कुंभलगढ़ में था और दोनों पक्षों के मध्य लड़े गए युद्ध में मालवा की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी और हमेशा की भांति इस बार भी कुंभा ने लौटती हुई मुस्लिम सेना को परेशान नहीं किया। वस्तुतः इस समय कुंभा को गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के आक्रमण की भी चिंता हो गई थी, इसलिए महमूद की सेना का पीछा न करके कुंभा अपनी सेना सहित गुजरात की ओर आगे बढ़ती हुई सेना का मार्ग अवरुद्ध करने की ओर चल पड़ा। इससे स्पष्ट है कि कुंभा इस समय संकट में स्थिति में फंसा हुआ था। महमूद खलजी ने कुंभा की स्थिति का पूरा लाभ उठाने तथा मांडलगढ़ को जीतने का निश्चय किया। 1456 ईस्वी में उसने मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया। मांडलगढ़ में लगभग 10 महीने तक वे शत्रु के आक्रमणों को वहाँ की सेना विफल करती रही, परंतु अंत में 20 अक्टूबर 1457 को मांडलगढ़ पर महमूद खलजी का अधिकार हो गया। इस विजय की खुशी में सुल्तान ने एक मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित करने का आदेश दिया। मांडलगढ़ की घेराबंदी लगभग 10 महीने तक चली और लंबी अवधि में कुंभा ने दुर्ग रक्षकों की सहायता के लिए कोई सक्रिय और ठोस कदम नहीं उठाया। कुंभा इस समय बुरी तरह से उलझा हुआ था। एक तरफ गुजरातियों का आक्रमण, दूसरी तरफ नागौर की समस्या और तीसरी तरफ रणमल के पुत्र जोधा के नेतृत्व में सिसोदियाओं का प्रत्याक्रमण। इन सबके कारण महाराणा कुंभा मांडलगढ़ की सहायता के लिए किसी प्रकार की सैनिक सहायता भिजवाने के समर्थन में नहीं था। इसके विपरीत महमूद खलजी काफ़ी लाभप्रद स्थिति में था। उसे हाड़ा राजपूत और कुंभा के विद्रोही भाई खेमकरण का सहयोग मिल रहा था। इस प्रकार मांडलगढ़ के हाथ से निकल जाने से कुंभा को काफ़ी आघात पहुंचा था। महमूद खलजी के यदि हम अंतिम अभियानों की बात करें तो मांडलगढ़ से लौटने के समय महमूद खलजी की सेना ने मेवाड़ राज्य के अनेक क्षेत्रों को अपनी लूट खसोट और तोड़फोड़ की कार्यवाही से परेशान किया। 1458 से 59 में महमूद खलजी ने कुंभलगढ़ को जीतने के लिए भी प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। 1467 में महमूद खलजी ने मेवाड़ पर एक और आक्रमण किया
परंतु इस बार कुंभा ने अपनी छापामार युद्ध शैली से उसे इतना परेशान किया कि महमूद को कुछ समय बाद मांडू वापस लौट जाना पड़ा। इसके बाद फिर उसने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। कुंभा और महमूद दोनों जीवन भर एक दूसरे से लड़ते रहे। उनके इस दीर्घकालीन संघर्ष में जहां महमूद खिलजी ने आक्रांता की भूमिका अदा की, वहीं कुंभा ने सुरक्षात्मक नीति अपनाई। ये ठीक है कि कुंभा ने मेवाड़ की रक्षा की, परंतु यदि कुंभा ने भी मालवा पर आक्रमण किए होते, आगे बढ़कर आक्रांता की तरह आक्रमण किए होते, तो सुल्तान महमूद खिलजी की लौटती हुई सेना पर प्रत्याक्रमण करके निर्णायक पराजय दी होती, तो इतिहास में कुंभा की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ जाती। जहाँ तक इनके साथ युद्धों और इनके बारे में मूल्यांकन की बात है, क्या इनका परिणाम निकला, क्या इनका नतीजा निकला, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी बार युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में और परिणाम यदि देखें कि दोनों को कहाँ तक क्या मिला, तो गोपीनाथ शर्मा आदि का ऐसा मानना है कि दोनों को न तो कुंभा का मेवाड़ से 1 इंच ज़मीन मालवा का सुल्तान ले सका और न ही कुंभा ने मालवा का कुछ हड़पा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यद्यपि इनके बीच संघर्ष हुआ, लेकिन फिर भी दोनों कुंभा ने अपने मेवाड़ की 1 इंच भूमि भी महमूद खिलजी को नहीं हड़पने दी। ये इन सभी युद्धों का परिणाम रहा। कुछ ऐसा मानते हैं कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। उसके बारे में हम गुजरात संघर्ष के, कुंभा के संघर्ष के बाद इसकी चर्चा उस दौरान हम देखेंगे।